लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों का इस जन आंदोलन लाल सलाम में फिर एक बार क्रांतिकारी अभिवादन के साथ स्वागत है। पिछले कई दिन से, आप कई सप्ताह से देखते आ रहे हैं कि इस लाल सलाम कार्यक्रम में हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर गंभीर बातचीत करते आए हैं। ये लाल सलाम कार्यक्रम एक गंभीर विचार विमर्श का एक मंच भी स्थापित हो गया है। इसकी एक गरिमा है, सारी दुनिया, संसार, भारत में इसकी एक प्रतिष्ठा है। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पे फिर बात करने जा रहे हैं। प्रगतिशील आंदोलन सामाजिक चेतना के विकास में, मानवीय मूल्यों की रक्षा में और सबसे बड़ी बात, दुनिया में अमन और खुशहाली के लिए प्रगतिशील आंदोलन की भारत ही नहीं, सारी दुनिया में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रगतिशील आंदोलन ने सारी दुनिया में स्वाधीनता आंदोलनों को प्रोत्साहित किया, प्रेरणा दी। भारत में भी आजादी की लड़ाई में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद जो लेखकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों का योगदान रहा, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, प्रगतिशील आंदोलन का महत्व और अब इसके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं। चुनौतियां, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे समय के महत्वपूर्ण लेखक, चिंतक, विचारक, आलोचक और प्रगतिशील आंदोलन की नींवों से जुड़े हुए प्रोफेसर सेवाराम त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। तो प्रोफेसर सेवाराम त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। धन्यवाद। लाल सलाम जी। तो कॉमरेड, मध्य प्रदेश में तो खासतौर पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की बुनियाद से आप जुड़े हुए हैं। पहले सम्मेलन से लेके अब तक लगातार हर अधिवेशन में, कार्यक्रम में और भी दूसरे साहित्य के और साहित्य से हटकर भी जो प्रगतिशील आंदोलन के योगदान रहे हैं, प्रगतिशील लेखक संघ में, इप्टा में, भारत सोवियत सांस्कृतिक संघ में, विश्व शांति एवं एकता संगठन में, इतने सारे मोर्चों पर, और आप क्योंकि प्राध्यापक हैं तो शिक्षा के मोर्चे पे आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम आपसे सबसे पहले तो भारत में प्रगतिशील आंदोलन का, खासतौर पर पिछली शताब्दी में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दिनों में जो इतिहास रहा और उस इतिहास का जो महत्व है और जो आज के समय के संकट और चुनौतियां हैं, उस पर हम विस्तार से आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत में प्रगतिशील आंदोलन का भारत के स्वाधीनता संग्राम में क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा? त्रिपाठी जी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। जी। हालांकि यह प्रश्न इतनी बार उठा है और इतनी बार उस पर बातचीत हम लोग करते आए हैं, विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न मुद्दों के माध्यम से, साहित्य की दुनिया में, संस्कृत की दुनिया में और अन्य तमाम इलाकों में। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि ये 2021 का वर्ष है और हमारी आजादी की लड़ाई 1857 से प्रारंभ हुई थी। उसे निरंतर गति मिलती रही। उसमें कितने लोग शामिल होते रहे। भारतीय पहला जो स्वतंत्रता संग्राम जिसे 1857 का माना जाता है, जिसे अन्य मित्रों ने, अन्य लोगों ने गदर भी कहा भी था, लेकिन वो गदर पहला स्वतंत्रता संग्राम था। से जो हमारी यात्रा शुरू होती है, ये छोटी यात्रा नहीं है जी। ये बहुत बड़ी यात्रा थी जी। और इस यात्रा में भारत की तमाम वो सारी चिंताएं शामिल हैं और खासकर सबसे बड़ी चिंता थी कि भारत हमारा गुलाम था और बेड़ी पे जकड़ा हुआ था, तरह तरह के दुखों के दहानों में था। जी। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जी। लिए बड़े कठिन संघर्ष किए थे।
जी। उसके साथ ही साथ साहित्य के में जो लोग हैं, अब दिक्कत ये होती है कि किसका नाम लिया जाए किसका ना लिया जाए, को बड़छोड़ का अपराध वाली स्थिति है। लेकिन नाम तो लेना पड़ेगा तभी तो बात बनेगी। तो ये बादशाह जफर, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, यहाँ से जो यात्रा शुरू हुई थी आंदोलन की, और गालिब बुसरा एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, तो इनकी जो संकल्पनाएं थी जी। पहले बड़ी धीमी धीमी रही हो कि आजादी हमको मिले, लेकिन उसका स्वरूप धीरे धीरे बढ़ता गया। और भारतीय चिंतन परंपरा में मुझे लगता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो, विवेकानंद जी हो, या अन्य तमाम लोग हों, उन्होंने अपनी अपनी तरह से योगदान दिया, जिसे हम जागरण भी कहते हैं, कि राष्ट्रीय नवजागरण भी कहते हैं, राष्ट्रीय जागरण भी कहते हैं। इस रूप में देखा जाना चाहिए। जी। तो ऐसा है कि ये जो आंदोलन है पूरा अकेले न संस्कृत कर्मियों का है, न अकेले राजनीति में काम करने वालों का है, बल्कि ये समूचे देश की जनता से जुड़े लोगों का एक बहुत विराट आंदोलन। और जब मैं इसकी तुलना करता हूं तो इसे में जो भक्ति आंदोलन हमारा हुआ था उस दौर में, उससे भी जोड़कर देखता हूं। हर हमारे हर फ्रंट में, चाहे छुआछूत का फ्रंट रहा हो, चाहे स्त्री शिक्षा का इलाका रहा हो, आजादी का तो मुख्य बिंदु था ही। आजादी का बिंदु तो ये 1947 तक लगातार चलता रहा है। उसमें इतने लोग शामिल हुए हैं, और महिलाओं का योगदान, दलितों का योगदान, आदिवासियों का योगदान, किस किस के योगदान की हम चर्चा करें। जिस विवेकानंद की आज बात दूसरे संदर्भों में लोग कर रहे हैं, विवेकानंद जी ने धर्मांधता के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ और गरीब लोगों के पक्ष में बहुत बड़ी बातें की थी, जिनको अवहेलित किया रहा है। ये एक चिंता की बात है। तो मैं समझता हूं कि इसमें मुद्दे बहुत हैं, और इसी दौर में निराला को आप लीजिए, गहन है यह अंधकारा, स्वार्थ के अवगुंठनों में उठन हमारा, या प्रेमचंद का समूचा साहित्य। प्रेमचंद का समूचा साहित्य, उसे कुछ गांधीवादी मानते हैं, कुछ मानते हैं, ये मानने की अलग सवाल है, लेकिन वो जनता के पक्ष में खड़ा हुआ है। निराला साहित्य जनता के पक्ष में खड़ा हुआ है। तो हमारा जो गद्य लेखन था या पद्य लेखन था, या हमारा जो सांस्कृतिक क्रम था, जिसमें इप्टा जैसी संस्था का मैं नाम उल्लेख करना चाहूंगा, इसी दौर में उभरी है। तो ये छोटे छोटे स्तंभ नहीं थे। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का गठन हुआ। 1943 में भारतीय जन नाट्य संघ का गठन हुआ। एक आंदोलन की तरह समूचे देश के लोगों को जागृत करने में भूमिका है। इसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। जी। और मैं ये भी मानता हूं कि खासकर प्रगतिशील लेखक संघ ने जो काम किए हैं उसमें सारे लोग शामिल होते रहे हैं। जो काम किया है भारतीयता को जगाने का, भारतीय लोगों को भारतीयता को जगाने का, प्रगतिशील मूल्य को जगाने का जो काम किया है वो अद्भुत है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश केवल प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा या इप्टा के द्वारा नहीं, बल्कि शताब्दियों पहले से हम लोग इन मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहे थे, और वो प्रगतिशीलता हमारे पास थी, विभिन्न रूपों में थी। इसे भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रतिरोध की जो आवाजें वहां से उठी, वो प्रतिरोध की आवाजें आज तक कायम है। उनका जो प्रकाश है, उनकी जो किरण है, उनका जो संघर्ष है, वो आज तक जारी है। सांप्रदायिक शक्तियों
प्रवृत्तियों के इतने उठान के बावजूद और जी फासिस्टवाद तानाशाही प्रवृत्तियों के उठान के बावजूद भी जी भारतीय जनता में इसके बीज मौजूद हैं, तो संघर्ष जी की वो धारा मौजूद है। जैसे चाहे भारतीय चिंतन परंपरा में देखा गया हो, या जो हमारे अन्य लेखक रहे हों या आंदोलन कामी रहे हों, इनकी तमाम रचनाओं में तो मैं इसको एक प्रवृत्ति के रूप में देखता हूँ। जी प्रगतिशील आंदोलन को मैं एक सामाजिक सांस्कृतिक विराट प्रवृत्ति के रूप में देखता हूँ, क्या बात जिसकी है। धारा विद्या। सही बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात। ये आपने बड़ी दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात कही। जी जी, दूसरी बात यह है ये कि, आप जी हाँ, बोले बोले नहीं नहीं, बोले आप अपनी बोले बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं कुछ बोलूंगा। जी जो हमारे पले उसे और बढ़े मूल्य थे, आज के दौर में निरंतर अपाहिज बनाए जा रहे। ये उस दौर में भी अपाहिज बनाए जा रहे थे और इस दौर में भी अपाहिज बनाए जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी शक्तियां एक साथ शामिल हो गई हैं। चाहे उसमें भूमंडलीकरण लीजिए, लोगों ने इधर उपनिवेशवाद का नाम लेना बंद कर दिया है, साम्राज्यवाद का नाम लेना बंद कर दिया है, पूंजीवाद का नाम लेना बंद कर दिया है। केवल बाजार बाजार चल रहा है, और बाजारवाद, और इस समय जो मुख्य धारा बन गई है बाजार के साथ साथ हिटलर शाही यानी तानाशाही प्रवृत्ति की जो धारा बनी है, उसका मुकाबला हमें अभी करने की जरूरत है। तो प्रगतिशील आंदोलन के संदर्भ में मैं इस जो अंडर करंट जो धारा हमारे यहाँ चल रही है लोगों के बीच में, उसे अनुभव करता हूँ, उसे देखता जी हूँ, और बहुत जी महत्वपूर्ण धारा है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। ये आपने मैं ठीक कहा। मैं समझता हूँ कि भारतीय जननाट्य संघ ने या इसी तरह के अन्य संगठनों ने, ये केवल नाटक करने वालों का संगठन नहीं था, ये इप्टा जो है नाटक करने वालों का संगठन नहीं था। इस समाज में तब्दीली और भारत की गुलामी के खिलाफ मुक्ति का आंदोलन भी मैं इसे मानता हूँ। और वह धार कभी मंद दिखाई पड़ती है, कभी धीमी दिखाई पड़ती है, लेकिन वो धारा हमारे अंदर मौजूद है। तो मुझे लगता है कि किसी देश को यदि आगे बढ़ना है, तो जब तक वहां के लोगों के मन में उत्साह नहीं होगा, तब तक ये धारा चल नहीं सकती। तो मुझे कुछ यही बातें कहनी थी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्नों को भी देखना है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। वो आपने उस प्रगतिशील धारा ही स्वाधीनता की धारा के रूप में भी हम उसको देखते हैं। और हम अगर उस पुराने इतिहास को देखें, तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के भारत में कुछ समय पहले ही हाँ हाँ, फांसीवाद के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसमें हमारे बिल्कुल। पीसी जोशी जी जैसे साथियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और फिर बाद में पीसी जोशी और उनकी टीम की प्रेरणा से भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। सज्जाद जहीर जी उसमें केंद्रक बने, प्रेमचंद जी ने उसको प्रेसाइड किया। ये सब हमारे इतिहास के गौरवशाली अध्याय हैं। और प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े लेखकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों ने किस तरह गांव गांव, गली गली, शहर शहर घूमकर स्वाधीनता की चेतना का अलग जगाया, इसका एक क्रांतिकारी गौरवशाली इतिहास है। और भारत की आजादी के बाद भी इस ये देश में जारी, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए। हेलो जी हाँ हाँ। तो ये आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, ये दरअसल जी तो हमारी प्रगतिशील साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन है जो है हमारा, तो जी इसको इसकी उपलब्धियों के रूप में भी देखा जाना चाहिए। जी ये जी हमारी जो राष्ट्रीय प्रगतिशील धारा है या जी सांस्कृतिक धारा है, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है जी कि उस जमाने में तो 1947 के पहले तक तो हम ये मान सकते हैं
कि ये हमारा संघर्ष है गुलामी के खिलाफ आजादी का संघर्ष। जी लेकिन आप जानते हैं, यदि मैं ये देखूं कि आजादी के भारत को पूरी तरह से देखना है तो प्रेमचंद की रचनाओं में देख लीजिए। हालांकि बहुत सही। सारे लोग हैं, जी वो चाहे महात्मा गांधी को हम अनदेखा नहीं कर सकते, महात्मा गांधी उसमें मूल रूप से थे, लेकिन क्रांतिकारी जो विरासत है जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हमें जी सौंपी है, वो भी जी हमारे भीतर लगातार विद्यमान है। हालांकि उनका सही। नाम बताया जाता है, उनके बारे में कोई ऐसी चीजें हमारे सामने नहीं आती। जो जी विवेकानंद के साथ हो रहा है, जो नेहरू के साथ हो रहा है, वही इनके साथ भी हो रहा है इस दौर में। लेकिन वो धारा हमारे भीतर अंडर करंट की तरह विद्यमान है। तो मैं समझता हूँ कि छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बात। उपलब्धि है कि आजादी के इतने लंबे अरसे बाद ये धारा हमारे यहाँ जीवित है। मुझे कहना सिर्फ ये है कि बीच बीच में ये धारा टूटी है या जी टूटती रही है या थमती हुई दिखाई पड़ती है। उसकी हम्म, मुख्य वजह ये भी हो सकती है कि प्रगतिशील लेखक आंदोलन, जिसका उठान 1955 तक, 1936 से हम्म, लेकर 1955 तक बहुत बड़ी तादाद में था, बीच में वो हम्म, धारा धीमी हो गई थी, जिसका पुनर्विकास 1975 में हुआ। जी तो एक ये बात है, अभी भी हम लड़ाइयों से और प्रतिरोध से कहीं भी मुकर नहीं रहे। एक चीज जो विकसित हुई है सब भारतीय समाज में, हमारे भारतीय लेखकों में भी और संस्कृत कर्मियों में भी, कि एक चमक दमक की दुनिया के भीतर वो घूम रहे हैं। और इस आंदोलन को, इससे आंदोलन हमारा कमजोर भी होता जा रहा है, कमजोर पड़ रहा है। इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। इसको पाने के लिए हमें फिर से संघर्ष करना है। एक तीसरी या चीज जो मैं देखता हूं इस दौर में, आप जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध और फिर हिटलर की मनोवृत्ति और हिटलर शाही, वो हिटलर शाही जो प्रवृत्तियां हैं इस दौर में अपने चरम पर हैं। हम्म, चाहे वो सांप्रदायिकता के रूप में लीजिए, हम्म, चाहे वो धार्मिकता के रूप में लीजिए, या हम्म, चाहे राष्ट्र गौरव के रूप में ही लीजिए, राष्ट्रभक्ति के रूप में लीजिए। तो बहुत सारे जो हमारे दक्षिणपंथी संगठन हैं, मैं हम्म, दक्षिणपंथी संगठन की बात कर रहा हूं, एक नहीं अनेक हैं, वो इस काम में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन हमारी इस प्रगतिशील धारा को तोड़ नहीं पा रहे। हाँ, लेकिन उन्होंने भ्रमित करने की कोशिश की। जी जी तीसरा एक और प्रश्न है जी जो मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि हमारा जो प्रगतिशील आंदोलन है उसमें जो राजनीतिक चेतना है जी हमें लगातार प्रभावित कर रही है और जी हमको सही बात। प्रभावित कर रही है। आप देखें, इतना सारा साहित्य जो लिखा जा रहा है या लिखा गया है, क्या वजह है कि बहुत सारे लोग, हम प्रगतिशील लेखक संघ से जोड़ना चाहते हैं, हम इप्टा से जोड़ना चाहते हैं, ये धारा बनी रही है। ये उसका प्रभाव ये है, सही बात। उसका प्रभाव ये है कि वो जो अंडर करेंट है वो लगातार, जो हमारी राजनीतिक चेतना का जो विस्तार है वो लगातार आ, हमें दिखाई पड़ रहा है। कठिनाई सिर्फ ये है कि हमारा जो संस्कृत जीवी वर्ग है वो प्रलोभनों में भी आ जाता है और प्रलोभनों में फंस जाता है। इस वजह से उस उससे हमारा आंदोलन, क्योंकि जो जो सरकारें हैं जो सत्ता में हैं, वो प्रगतिशील मूल्यों को निरंतर काटने में लगी हुई हैं, उनको हतोत्साहित करने में, उनको मूल्यित करने में लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि कितने पत्रकारों की, कितने लेखकों की, कितनी संस्कृत कर्मियों की किस तरह से हत्याएं की गई हैं, ये इसका साक्षात प्रमाण है। लेकिन हमारा आंदोलन कहीं भी कम नहीं हुआ है। तो ये यदि ये राजनीतिक चेतना नहीं होती
तो ऐसा कैसे संभव होता? गौरी लंकेश का उदाहरण मैं दे सकता हूँ, दामोलकर का उदाहरण दे सकता हूँ, बहुत सारे उदाहरण है। किसका नाम लिया जाए किसका नहीं। और अभी भी अभी स्वामी की वो हत्या ही है एक तरह से। इस तरह की जो अनवरत रूप से चल रही है, लेकिन ये आंदोलन हमारा कम नहीं, उसको लगातार उसके लिए संघर्ष कर रहा है। एक प्रश्न और बनता है इस दौर में कि प्रगतिशील आंदोलन में विचारधारा की क्या भूमिका है। ये प्रश्न बहुत बार उठते हैं। मुझे लगता है कि बिना विचार के और बिना विचारधारा के तो हमारी जिंदगी ही नहीं। फिर प्रगतिशील मूल्यों में तो विचारधारा का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा रोल है। तो मुक्तिबोध कहा करते थे कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो ये जन पक्ष धरता है, ये कहां से आई है? ये इस राजनीतिक आंदोलन की देन है। राजनीतिक आंदोलन ने हमें वो ताकत दी है, हमें वो फोर्स दिया है, वो क्षमता दी है कि हम प्रतिरोध के लिए हमेशा तैयार हैं। तो विचारधारा की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। विचारधारा वामपंथी भी है, मध्यपंथी भी है और दक्षिणपंथी भी है। लेकिन जो वामपंथी विचारधारा है या जो मध्य की विचारधारा है, ये बहुत बड़ी ताकत में है, जिसे लगातार अवमूल्यित करने का, खंडित करने का काम ठेके से चल रहा है। मैं ठेका शब्द इस्तेमाल करता हूं कि वो ठेके से चल रहा है। उसी तरह आप देख कि प्रगतिशील आंदोलन ने एक बड़ा काम और किया है जी। आप देखें, वो प्रगतिशील आंदोलन का ही है। मैं प्रगतिशील लेखक संघ भर की बात नहीं कर रहा हूं। प्रगतिशील आंदोलन का जो मनोभूमि है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक मनोभूमि है, और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि उसी से दलित एक धारा निकली। स्त्रियों का जिस तरह से दलन हुआ, उसके खिलाफ भी एक धारा निकली। उसी तरह आपने देखा, आपने बहुत सारी चीजें ये देखी होंगी कि सांप्रदायिकता के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, बंटवारे के खिलाफ इतनी किताबें लिखी गई हैं, इतने आंदोलन हुए हैं। मैं उसमें भीष्म जी का नाम लेना चाहूंगा, भीष्म उसमें यशपाल का नाम लेना चाहूंगा, मैं सआदत हसन मंटो का नाम लेना चाहूंगा। उसमें बहुत लोग हैं, मैं किसका किसका नाम लूं? इन सब नाम है जिन्होंने इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, और दुर्भाग्य हमारे देश का कि जिस महात्मा गांधी ने या उनके आंदोलन ने आजादी दिलाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, आजादी के मिलने के 5-6 महीने बाद उनकी हत्या कर दी गई। और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस आदमी ने इतना बड़ा संघर्ष किया, उसको उसका वध कर दिया गया। छोटी बात, 2-3 घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो वो बहुत बड़ा झटका है हमारे देश के। दूसरा बहुत बड़ा झटका जो है वो ये है कि जब लोगों को न्याय नहीं मिलता तो वो हथियार उठा लेते। न्याय नहीं मिला, हमारे यहाँ केवल कागजों में बात होती रही कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। ऐसी तमाम प्रतिरोधी आवाजें हमारे तमाम जन पक्षधर कवियों में, साहित्यकारों में, उपन्यासकारों में, भ्रष्टाचार के जो चित्र राग दरबारी में खींचे गए हैं, हरिशंकर परसाई का समूचा साहित्य इनके खिलाफ संघर्ष, राहुल का साहित्य इसके खिलाफ एक संघर्ष है। ये मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे हमारे प्रगतिशील धारा के जो कवि हैं, उसमें मान लीजिए
कि नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर भर नहीं है, उसमें मुक्तिबोध भी हैं। उस धारा में हमारे आलोचक भी हैं, चाहे वो नामवर जी हो, चाहे वो जी रामदास शर्मा हो, बहुत सारे, ये कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, तो ये पूरी धारा बनती है। अब दुर्भाग्य ये भी मानिए कि वामपंथी या वाम विचारधारा के लोग बार बार टूटते रहे, क्योंकि वो नहीं है कि वो हाँकने वाले लोगों में से नहीं है कि एक ने हाँक दिया और सब भाग गए, उसके साथ पूरे लोग लाइन में लग गए, छोटे छोटे लोग देकर ये बातें उठती हैं और बार बार उठाई जाती हैं। तो ये जो संघर्ष है, और दूसरी बात, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ध्वंस में बहुत बड़ी घटना है। सही बात है। इस पूरे दौर की आजादी मिलना एक बड़ी घटना है, तो वह भी बहुत बड़ी घटना है। और तीसरी घटना, वो सिखों का जो वध किया गया, वो भी छोटी बात नहीं है, वो बड़ी बात है। और इसके बाद अच्छे दिनों के सपनों का जो चित्र दिया गया, दिखाया गया, और उसके बाद फासिस्टवादी तमाम शक्तियां सक्रिय हो गई। ये दो तीन घटनाओं को बहुत मानता हूं। बीच में आपातकाल को भी मैं घेरे में लेता हूं, क्योंकि सही बात। हमारे नागरिक अधिकार जो है उससे, लेकिन वो कुछ समय का काल था जिसको आजकल तो आपातकाल चल रहा है। कुछ पता नहीं है कहाँ क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। सही बात, आफत का। कुछ भी निश्चित नहीं है कि आगे क्या घटने वाला है। हम मौतों में भी प्रबंधन देख रहे हैं, हम दवाओं में भी प्रबंधन देख रहे हैं, कैसे अपने आप को ठीक करने के लिए तमाम चीजें क्रिएट की जाती हैं और उनके उदाहरण पेश किए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक हमारी विचारधारा की लंबी भूमिका है, और जितनी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक चेतना की भूमिका है, उसी के समानांतर एक दूसरी जो भूमिका चल रही है, जी तो हम समझ लीजिए कि हम प्रतिगामी ताकतों की दाढ़ों में हैं, प्रतिगामी फासिस्टवादी सही। और तानाशाही प्रवृत्तियों की दाढ़ों में फंसे हुए हैं। जी जी इससे मुक्ति का संघर्ष जारी है हमारा, ऐसा नहीं कि जारी नहीं है। तमाम बहुत सारी कविताएं उसके केंद्र में है। मैं दिनकर की 4 पंक्तियां उस समय की कोट करना चाहता हूं, जी जब वो सरकार में होते हुए भी अपने ही सरकार के बारे में जी वो लिख रहे। आज के दौर में ये दुर्लभ चीजें हैं, ये संभव नहीं जी है। आप सही अपनी बात। सरकार में रहते हुए सरकार के विपक्ष में लिखें। उनकी एक कविता का अंश केवल 2 लाइनों में, केवल बताने के लिए, जी 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 फूलों से भरा, आंसुओं से गीला, भारत अब भी व्याकुल व्याकुल विपत्ति के घेरे में, दिल्ली में तो है खूब जोत की चहल पहल, पर भटक रहा है पूरा देश अंधेरे। क्या बात है। तो ये बातें उठ रही थी, या जिन बातों को धूमिल उठा रहे थे, या जिन बातों को हमारे प्रगतिशील कवि उठा रहे थे, नागार्जुन ने उठाया, क्या 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 नहीं कहा, आपातकाल के बारे में कहा, इस तमाम सारी बातें हैं। लेकिन जी हमारी जो जीवन धारा है, हमारी जो राजनीतिक धारा है, वो कभी भी शिथिल नहीं पड़ी, ये हमें देखना चाहिए। जी 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 साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस दौर में सबसे ज्यादा जो संकट है हमारे पास, वो संकट है जनतंत्र का क्या होगा। सही बात है, बहुत ही चिंता है। कुटिया तो डूब रही है और जनतंत्र हमारा घरे में है।
जनतंत्र को समाप्त करने के प्रयास बड़े जोरों शोरों से, जनतंत्र भर नहीं, संविधान भर नहीं, संवैधानिक संस्थाएं हैं जी जी जो के केंद्र में है। जी जी जो उभार आया है फासिस्टवादी शक्तियों का, जी प्रतिगामी शक्तियों का, दक्षिणपंथी शक्तियों का, ये जो उभार आया है ये बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक है, बहुत अंधेरा, जी बहुत अंधेरा। जिसे कवि सुमन जी ने अपनी एक कविता में कहा था कि जरा मशाल जलाओ बड़ा अंधेरा जी 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 है। सही बात। मुक्तबोध ने तो अंधेरे में नामक एक कविता लिखी थी, जिन मित्रों ने उसको पढ़ा है, वैसे तो केवल प्रगतिशील आंदोलन केवल हिंदी तक सीमित नहीं है, मैं भाषा का जी भी सवाल उठा, लेकिन समय बहुत लंबा हो जाएगा। जी भाषा जी के बारे में हमारा ढुलमुल रवैया रहा है, आरक्षण के बारे में भी हमारा ढुलमुल रवैया रहा है। ये दायरे हैं जो हमको बनते हुए वोट की राजनीति ने इन सब में ग्रहण लगा दिया। हमारी कोई कॉमरेड स्पष्ट आपसे जी मैं आपको यहाँ, क्योंकि अब हमारे पास 3 या 4 मिनट का समय है बचा, तो ये जो इतिहास का प्रगतिशील आंदोलन का जो गौरवशाली इतिहास है, ये हमको ठीक है। लगातार प्रेरणा प्रेरणा और ऊर्जा देता आया है। एक और जो बड़ी इस देश में आजादी के बाद दुर्घटना हुई थी, वो गुजरात का नरसंहार था। इन सारे नरसंहार। संकटों के समय में प्रगतिशील हाँ आंदोलन के साथियों ने जिस तरह से मानवीय मूल्यों की रक्षा करी, सामाजिक चेतना की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया, वो जारी है। लेकिन जब आज देश फांसीवाद के शिकंजे में फंस गया है, आपने बहुत पूरी सही तरह शब्द कहा कि हम फांसीवाद की दाढ़ में फंसे हुए हैं, तो इस समय बिल्कुल। में प्रगतिशील आंदोलन के सामने चुनौतियां सर्वाधिक है। तो इस चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमको बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन आप कुछ बताएं 2 मिनट में या 3 मिनट में। जी ठीक कॉमेंट। है। जी आ, मित्रों, इस समय प्रगतिशील शक्तियों या आंदोलन के समय जी जो चुनौतियां हैं ये जी बहुत बड़ी हैं, विकराल हैं। जी जी उसका जिक्र मैं शायद इसलिए नहीं कर पाया हूँगा कि वो जो त्रासदी है, गुजरात नरसंहार की जो त्रासदी जी है, जी उसका रिश्ता कहीं न कहीं अयोध्या बाबरी मस्जिद के ध्वंस के साथ जुड़ा हुआ है। सही बात। उसी एक सीरियल पूरा बनता है, पूरे हिंदुस्तान में सीरियल बनता है, बंबई का हो या कहीं का भी हो, एक सीरियल है। और तब से दक्षिण पंथ का इतना उभार हुआ है, वो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ये क्या बात हुई कि जब आजादी के बाद हमने जनतंत्र चुना है तो हम जनतंत्र के मुताबिक चलें, लेकिन नहीं, महात्मा गांधी का वो सपना बिल्कुल अधूरा है जिसमें वो अंतिम आदमी को सुख सुविधा और ये सब देना चाहते थे। हम्म आज हम जीवित हैं, यही सबसे बड़ा विकास है, मान लीजिए हम जीवित हैं, यही हमारा सबसे बड़ा विकास मानना चाहिए। ये फासिस्टवादी शक्तियों के तारतम्य में भी इसे देखा जा सकता है। क्या ऐसा है? तो एक सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि जो हमारी ताकतें बिखरी हुई हैं, जिसे प्रसाद जी ने कभी तक शक्ति के विद्युत क्रम बिखरे हैं, जो व्यस्त निरुपाय समन्वय इनका करो समस्त विजयनी माता मानवता हो जाए। अब उसकी जरूरत है। जो बिखरे हुए हमारे तमाम तत्व हैं, चाहे वो महिलाओं के क्षेत्र में हो या दलितों के क्षेत्र में, अलग अलग आवाज की उस तरह से अब जरूरत नहीं है। ये सब आवाजें एक हों, बिना आवाजें एक किए हुए हम इस बहुत बड़ी चुनौती का सामना, इस अंधकार का सामना, इस अंधकार को उजाले में बदलने के लिए यदि प्रयास नहीं करते हैं तो ये लड़ाई हमें बहुत महंगी पड़ेगी। तानाशाही प्रवृत्तियों का जो मनोविज्ञान है वो हमारे सामने है, वो संकट की तरह है, वो हमको लील लेना चाहता है। और इधर ये जो ताकतें हैं ये छोटे छोटे मुद्दों में फंस रही हैं। ये एक मेरा प्रश्न है
मैं इसी सिलसिले में बातें बहुत सारी थी, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम पुनर्निर्माण नहीं करेंगे, ये जो शक्तियां बिखरी हुई हैं, सांप्रदायिकता बहुत बड़ा मुद्दा है, मॉब लिंचिंग बहुत बड़ा मुद्दा है, बिना किसी कारण के किसी को भी जेल में बंद कर देना बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम कब जीवित रहेंगे न रहेंगे, ये भी शिक्षा की हालत क्या है, प्रशासन की हालत क्या है, ये तमाम जो हालत हम देख रहे हैं देश में, जो तमाम शक्तियां बिखर गई हैं, तो इन शक्तियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तभी मुझे लगता है कि हम वर्तमान संकट, जो जिसको सांस्कृतिक संकट भी मानिए, राजनीतिक संकट मानिए, सामाजिक संकट मानिए, इसका मुकाबला कर सकते हैं। और तभी हम कर रहे हैं कि जब हम एक साथ होंगे। तो मुझे लगता है कि संघर्ष ही हमें प्रेरणा देगा। और जैसा कि पुर्तगाल में हम लोग केंद्रित रहे हैं भारत में ये शक्ति जो हमको आंदोलन को मिली है, प्रगतिशील आंदोलन को मिली है, ये हमारी भी शक्ति है, लेकिन समूची दुनिया में जो घटता रहा है, हमारे लेखकों ने, संस्कृत कर्मियों ने तमाम जो मिसालें दी हैं, जो इतिहास रहा है, उससे भी हमने एक दूसरे को प्रभावित किया है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि विदेशी हवाओं के लिए या सांस्कृतिक हवाओं के लिए हमारी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। ये खिड़कियां हम धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं, अपने मुंह पास में फंसते जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इन प्रवृत्तियों का मुकाबला, फासिस्टवाद बहुत चरम रूप में हमारे सामने, प्रतिगामी ताकतें बहुत चरम रूप में हमारे सामने खड़ी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सब बावजूद प्रगतिशील चेतना, प्रगतिशील आंदोलन का जो विस्तार और प्रभाव बहुत है, केवल बिखराव उसमें आया हुआ है। इस बिखराव को यदि हम समेट सके तो मुझे लगता है कि हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। ठीक है, वो दिन दूर हम नहीं है कि सबको हमको मंजिल मिले। जी जी जी, ये ठीक है कि हम लोग संघर्ष एक एकजुट रास्ता होके है। जी जी जी, ये ठीक है कि हम लोग तो एकजुट समूची होके एक व्यापक मोर्चा बनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोफेसर सेवाराम त्रिपाठी जी, आज आपसे बड़ी जो बातचीत हुई वो प्रगतिशील आंदोलन का एक दस्तावेज है, जिससे महत्व और हमारे समय की चुनौतियां दोनों ही रेखांकित होती हैं। तो आपको लाल एक सलाम। सेकंड बात आप करना चाहता था। जी एक सेकंड कीजिए। प्रगतिशील आंदोलन का उभार 1975 में हुआ था, और जी उस प्रगतिशील सत्संग के जी प्राय सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहा हूँ, जी, चाहे बड़ी विश्व बात है, ऐतिहासिक बात है। जी जी का हो या इन जी तमाम में जी जो जी धारा बनाई, ये जी अभी भी हमारी अग्र धारा है। जी जी चाहे जितने प्रतिगामी ताकतें चाहे जितनी धाराएं बना लें, और लेखकों को भी बना रहे हैं, सबको बना रहे हैं, जी लेकिन इसका मुकाबला संभवतः वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा जी विश्वास है। बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद, आपने आपको जी सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको लाल सलाम त्रिपाठी जी, लाल सलाम आपको। और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। अवश्य। जी।